स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 रसायन विज्ञान का पेपर। इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और वो वर्तमान सिलेबस में जो चैप्टर्स रखे गए हैं 2022 की परीक्षाओं के लिए उनको यहाँ डिस्कस करें, केवल उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो है अपन जो शेष सवाल हैं जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उनका डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी इसमें मेहनत आपको पता ही है बहुत करनी पड़ती है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखो 2014 का पहला सवाल था, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? तो उसका कारण है ऑक्साइड और फ्लोराइड में ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करती है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का छोटा आकार और विद्युत ऋणता उच्च होती है, उच्च विद्युत ऋणता। नेक्स्ट है, आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में कैसे परिवर्तित करोगे? आप एक पद के अंदर सोडियम एसीटेट को मेथेन में कैसे परिवर्तित करोगे? तो उसकी रिएक्शन है, सोडियम एसीटेट होता है ये, इसकी रिएक्शन करवा दो सोडा लाइम के साथ, और सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण 3:1 में। और जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से एक निकलता है सोडियम कार्बोनेट, बन जाता है CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये एक पद में मेथेन इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट है अपने, आप फिनोल को बेंजीन में कैसे बदलोगे? तो ये रहा फिनोल, इससे बनानी है बेंजीन, तो इसकी रिएक्शन करवा दो जिंक चूर्ण के साथ, तो यहाँ से ZNO निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट है, जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो आपको पता है ये एथेनॉल है, CH3CH2OH। इसकी जब 413 केल्विन पर रिएक्शन होती है तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाई एथिल ईथर। और जब रिएक्शन 433 केल्विन पर होती है तो एल्कीन उत्पाद के रूप में बनती है और यहाँ निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जलकाणु निकल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार अपने पास एक ही है और प्रोडक्ट जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, 413 पर अलग, 433 पर अलग। एक ही अभिकारक से अलग अलग उत्पाद अलग अलग ताप पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखनी है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको पता है ये होते हैं N∧N प्लस और X माइनस, इसकी फिनोल के साथ, तो ये रहा फिनोल। बस युग्मन अभिक्रिया में दोनों को जोड़ करके लिख दो। ये इधर रिंग, ये डाइएजो समूह सुरक्षित रह जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है और ये रंजक पदार्थ है। ये एक रंजक है, ये युग्मन अभिक्रिया है फिनोल के साथ। नेक्स्ट देखो, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो एलिफेटिक एमीन तो होती है RNH2, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, ये है नाइट्रस अम्ल HNO2। इसकी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से देखो ये H2O निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RN∠N और OH। फिर यहाँ तो जो लोन पेयर है, यहाँ जो लोन पेयर है वो यहाँ से यहाँ जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा RN+N, ये बनेगा और यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा। अब आपको पता है यहाँ से जो है OH माइनस क्या करेगा, इस R पे अटैक कर देगा। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता आपको पता है ज़्यादा है, तो R से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो N2 निकल जाएगा और R+ बन जाएगा, और R+ के साथ ये OH जुड़ करके ROH बना लेगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। अभी मैं इसको अलग से और बता दूंगा। इसके अलावा जब रिएक्शन एरोमेटिक एमीन के साथ होती है, एरोमेटिक एमीन के साथ,
एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन, ये एरोमेटिक एमीन RnH2 के स्थान पर C6H5NH2, इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन होती है, ये नाइट्रस अम्ल। तो शुरुआती रिएक्शन ठीक वैसी होती है। इस अभिक्रियाओं को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये बनता है। फिर यहाँ से लोन पेयर यहाँ OH- बाहर, तो ये बन जाएगा बेंजीन वाला N+ ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये क्या है, एरिल डाइएजोनियम आयन है, उसमें बन रहा था एल्किल डाइएजोनियम आयन। अब इसमें अनुनाद होता है इसलिए ये स्थायी है, जबकि उसमें अनुनाद नहीं होने के कारण वो अस्थायी होता है और उसमें बनता है अंतिम उत्पाद एल्कोहल। तो अपन यूँ लिख सकते हैं इन रिएक्शंस को, देखो इन रिएक्शंस को ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा RnH2 प्लस HNO2 तो प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस N2 प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। और उसमें क्या बन जाएगा, C6H5NH2 प्लस इसमें रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और HCl के साथ, ये दोनों मिलकर के ये देते हैं, बात एक ही है। और ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तब क्या बनता है, तब बनता है C6H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, इसको कहते हैं डाइएजोनियम लवण। और ये रिएक्शन कहलाती है ये वाली डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, ये तीनों सवाल ही वर्तमान में सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती हो, तो ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करके, ग्लूकोज क्या होता है CHO CHOH का होल 4 CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन तो क्या बनता है, ऑक्जिम बनता है। और ऑक्जिम का बनना कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताता है। क्लियर। नेक्स्ट है A, B, C और D को जल और वसा में विलेयता के आधार पर, तो B और C पानी में विलेय है और A और D वसा में विलेय है। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या है, तो ये अमाइड से एमीन बनाने की है विधि है हाफमान ब्रोमेमाइड CONH2। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, एमीन बनती है RnH2, यानी इसमें 2 कार्बन है तो इसमें 1 कार्बन रह जाता है, प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस KBr प्लस H2O, ये प्रोडक्ट और बनते हैं। यानी अमाइड से एमीन बनाने की मेथड है हाफमान ब्रोमेमाइड। अपने को मूल ये याद रखनी है, बाकी ब्रोमीन काम में आता है और एक क्षार काम में आता है। इसको हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन से 1 कार्बन रह जाता है। नेक्स्ट है 1 डिग्री और 2 डिग्री पृथक एल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो 1 डिग्री एल्कोहलों का, जब आपको पता है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होता है CrO3 की उपस्थिति में, दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो 1 डिग्री एल्कोहलों से बनता है एल्डिहाइड। और 2 डिग्री एल्कोहल है अपने पास, ये 2 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेंगे, ये कीटोन। तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन सामान्यतया दुर्बल ऑक्सीकारकों से नहीं होता है। नेक्स्ट है अभिक्रियाओं की कोटि बतानी है। रेडियो एक्टिव विघटन पदार्थों का कृत्रिम नाभिकीय से फर्स्ट ऑर्डर, उच्च दाब पर गैस या अमोनिया का तप्त पीटी सतह पर वियोजन 0 कोटि, एथीन का हाइड्रोजनन प्रथम कोटि, N2O5 का अपघटन प्रथम कोटि। ये तो आपको रटनी पड़ेंगी एक तरीके से। नेक्स्ट है सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूरा भरा हुआ डी कक्षक है, फिर भी यह संक्रमण तत्व कैसे है, तो इसके अंदर Ag+2
अवस्था के अंदर 49 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, जिसमें डी कक्षक रिक्त है, इसलिए यह संक्रमण तत्व है। एक्टिनाइड आकुंचन, एक्टिनाइडों के आकार में होने वाली क्रमिक कमी को एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं और ये लेंथेनाइडों से ज़्यादा होता है और इसका कारण आंतरिक 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति होता है, जिसके कारण बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं उत्पादों का अनुमान लगाना है अपने को। जब एल्किल हैलाइडों की AgCN के साथ रिएक्शन होती है तो उत्पाद के रूप में बनता है आइसोसाइनाइड RCH2NC, और जब KCN के साथ रिएक्शन होती है तो साइनाइड बनते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है KNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है एल्किल नाइट्राइट ONO, यानी इसमें K+O-NO, ये ऐसे है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये ऐसा संयोजी है, इसको अपने को देख लेना है थोड़ा। नेक्स्ट है ये क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु शुष्क ईथर। तो ये फिटिंग अभिक्रिया है और फिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, ये दो लेंगे, 2 सोडियम लेंगे, 2 NaCl निकल जाएगा और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, बाईफेनिल या डाईफेनिल बनते हैं, ये फिटिंग अभिक्रिया है। नेक्स्ट CH3I+Mg शुष्क ईथर की प्रेजेंस में तो ग्रीनियर अभिकर्मक CH3MgI बन जाएगा। नेक्स्ट है धातुओं के शुद्धिकरण के क्षेत्र में उपसर्ग संयोजन यौगिकों का अनुप्रयोग एक उदाहरण के साथ बताइए। तो निकल के शुद्धिकरण में मोंड विधि में क्या करते हैं, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिकृत करके और NiCO4 बनाते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं तो ये Na शुद्ध धातु प्लस 4CO अशुद्धियाँ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चली जाती है। ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड के शुद्धिकरण में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निर्मित होता है। नेक्स्ट है उपसर्ग संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम बताना आपको इसका। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ वो धनायन है, बाद में लिखा हुआ वो ऋणायन है। अब इसमें जितना आप इस पे प्लस लगाते हो उतना ही इस पे माइनस। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्वर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, तो इधर +1 मान लो, इधर -1 मान लो, यानी जो धातु है उसकी कॉमन कितनी होती है उतनी मान लेनी है आपको, प्लस और माइनस, यदि 2 समन्वय सत्ता आपको दे रखी है तो। फिर नामकरण करने के लिए लिगेंडों का नाम सबसे पहले लिखते जाते हैं, संख्या में 2 हैं तो डाई NH3 को कहते हैं एमीन। फिर यह आ जाएगा समन्वय सत्ता प्लस है, धनावेशित है तो सामान्य नाम सिल्वर, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, फिर आ जाएगा अगला लिगेंड का नाम तो डाईसाइनो या डाईसाइनिडो, फिर आ जाएगा इस पर माइनस चार्ज है तो लेटिन नाम के अंत में एट अर्जेंटेट और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, और यहाँ दोनों में ही फर्स्ट आ जाएगी, निकाल सकते हैं आप लोग x मान करके। नेक्स्ट है द्विक्लवण और संकुल में अंतर बताना है। तो द्विलवण में एक से ज़्यादा साधारण लवण मौजूद होते हैं, संकुल ये विशेष प्रकार के यौगिक हैं। ये उन सभी आयनों का परीक्षण दे देते हैं जिनसे ये मिलकर बनते हैं, ये सब आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे ये मिलकर बनते हैं। जैसे द्विलवण का एग्जाम्पल हो जाएगा फिटकरी पोटासियम, फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2, ये मोर साल्ट है, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2 फिटकरी, ये भी डबल साल्ट का है। संकुल का एग्जाम्पल, संकुल वाले चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई सा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी SN2 और एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कोई 2 अंतर बताने। तो SN2 एक पद में होती है, SN1 2 पदों में होती है। इसके अंदर संक्रमण अवस्था निर्मित होती है, इसमें कार्बोकेटाइन निर्मित होते हैं। 4 तक अंतर आराम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसका नामांकित चित्र है। तो उसका नामांकित चित्र में देखो इस प्रकार का एक पात्र होता है स्टील का, ये इस टाइप का, इस टाइप का एक पात्र होता है स्टील का पात्र, जिसमें कार्बन की परत चढ़ी होती है यहाँ इस तरीके से।
ये जो है वो स्टील का पात्र है और ये कैथोड का काम करता है, कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र। और दूसरा ग्रेफाइट की छड़ें होती है इस तरीके से, ये एनोड का काम करती है। यहाँ भरा होता है, आपको पता है, Al2O3 यानी एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट Na3AlF6, ये भरा होता है और यहाँ से अपने को एल्यूमिनियम मिलता है। तो इस प्रकार की कुछ डिज़ाइन होती है। फिर ये कह रहा है कि ओवरऑल होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया बताइए। संपूर्ण अभिक्रिया इसमें क्या होती है, तो वो संपूर्ण अभिक्रिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस कार्बन काम में आता है CAl प्लस 3CO, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और CO बाद में CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अंतिम उत्पाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है। होल हेरोल्ड प्रक्रम होता है इसके अंदर। तो कार्बन का पात्र कैथोड का, ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का कार्य करती है। नेक्स्ट है अपने मंडल परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट मंडल परिष्करण का नामांकित चित्र बनाना है। तो मंडल परिष्करण में क्या करते हैं, अशुद्ध धातु की छड़ को बार बार पिघलाकर बार बार ठंडा करते हैं। कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। ये गतिशील तापक होता है। इसको जो है वो टायर्स के ऊपर बार बार चलाया जाता है इस तरीके से। इसका कुछ डायग्राम होता है ये इस प्रकार का। और इसमें धातु की जो छड़ लगी होती है वो बार बार गर्म और बार बार ठंडी करके उसमें अशुद्धियों को अलग करते हैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम है। ये विधि जो है वो किस में उपयोगी है, तो अति शुद्ध अर्धचालकों और धातुओं के शुद्धिकरण में मंडल परिष्करण को काम में लेते हैं। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकन है, बोरॉन है, गैलियम है, इंडियम है। ये अति शुद्धता वाली धातुओं और अर्धचालकों के शुद्धिकरण में इसको परिष्करण में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की अर्धायु क्या है, तो अभिकारकों की आधी मात्रा नष्ट होने में या उत्पादों की आधी मात्रा के बनने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से यह पुष्टि करनी है अपने को, इस अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो अपने पास अर्धायु काल का समीकरण आता है T½ बराबर 0.693/K। ये जब ज्ञात करेंगे तो जो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A है वो कहीं नहीं आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये अपन इस समीकरण से ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग है अभिक्रिया की अर्धायु है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि A इस समीकरण में कहीं भी नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट डेनियल सेल, ये इलेक्ट्रोसें हैं। नेक्स्ट है ये मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है और सरल घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता बतानी है। तो सिंपल क्यूबिक की अपने को ज्ञात करनी है। और वो कैसे ज्ञात करते हैं, संकुलन क्षमता या दक्षता ज्ञात करने के लिए वो ज्ञात करेंगे। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या 1 गोले का आयतन 4/3 πr³ बटा, और इसमें बटा होता है A³ इंटू 100। अब आपको पता है A बराबर 2R होता है, तो A³ बराबर क्या हो जाएगा 2R³। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये आती है 52.4। ये अपन डेरिवेशन है एक तरीके से। नेक्स्ट आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की तुलना करनी है अपने को। तो शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है, फ्रैंकल दोष के अंदर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। शॉर्टकी दोष के अंदर आयनिक ठोसों में पाया जाता है ये, जिनके अंदर धनायन और ऋणायन जो है वो समान आकार के होते हैं। और इसमें फ्रैंकल दोष में किस में पाया जाता है, उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन आकार में ऋणायनों की तुलना में छोटे होते हैं। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, AgBr दोनों में उदाहरण है। ये शॉर्टकी दोष भी दर्शाता है और फ्रैंकल भी। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है
कि जल वाष्प दाब का क्या होगा। जल वाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। तो 1 चम्मच चीनी डाल देने से यानी अवाष्पशील विलेय मिला देने से वाष्प दाब में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो यहाँ अपने को अणुसंख्य गुणधर्म को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म उपयुक्त है। तो बड़े आणविक द्रव्यमान वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए उपयुक्त है परासरण दाब। परासरण दाब की सहायता से अपन वृहद अणुओं का भी मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने देखो एक, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलेय किया जाए। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1.1 मोल चीनी को यदि 1 लीटर पानी में घोल रहे हैं तो क्वथनांक में उन्नयन जो है अवाष्पशील विलेय मिलाने से क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन 0.1 मोल बराबर मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है, जल के अंदर क्या बन जाएगा, 2 आयनों में टूट जाएगा। तो यहाँ कणों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ कणों की संख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। चीनी का जो है वियोजन नहीं होता है, इसलिए कणों की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो समान नहीं होगा क्योंकि यहाँ कणों की यानी विलेय का वियोजन होगा और वियोजन बढ़ने के साथ कणों की संख्या बढ़ती है और क्वथनांक में उन्नयन कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा कण होंगे क्वथनांक पे उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो स्थिर क्वाथी वो होते हैं जो एक समान ताप पर उबलते हैं और एक साथ वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रभाजी आसवन द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। बीच में कुछ सवाल थे वो पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। तो रोजेनमुंड रिडक्शन है, उसको बताना है। तो रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड या ऑयल हेलाइड इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ PdBSO4 की उपस्थिति। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या करवाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड C6H5CO Cl की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण होता है PdBSO4, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति और BSO4 की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, ये Cl निकल जाता है, इधर से एक H C6H5CHO बनता है, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl, इसको कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट है गाटरमान कोख। तो गाटरमान कोख में बेंजीन की CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की उपस्थिति, और बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन पर CHO समूह जुड़ जाता है, इसको कहते हैं गाटरमान कोख रिएक्शन। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन को समझाना है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है कार्बोनिल यौगिकों का ZnHG और सांद्र HCl के साथ रिएक्शन, क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यह है क्लीमेंसन अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों को सांद्र HCl के साथ ZnHG की उपस्थिति में विकृत करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। स्टीफेन अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसमें करवाते हैं साइनाइडों की रिएक्शन, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो बनता है पहले इमीन, और इमीन का करवा देते हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, तो एल्डिहाइड बन जाता है RCHO, इसको कहते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। तो ये थे 30 सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।